हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, स्टैंडर्ड 11। ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग काइनेमेटिक्स के बारे में डिस्कशन किए, मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन टू डायमेंशन। सो जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग इस चैप्टर में उन सारी चीजों के पीछे कॉज क्या है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है। सो मेन फोर्स यहाँ पर आ जाता है, जिसके बारे में बोला गया कि फोर्स क्या है, ये कॉज हो जाता है आपका किसी भी चीज बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, और मोशन से रेस्ट में लाने के लिए, बॉडी की वेलोसिटी को इंक्रीज करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, बॉडी का डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, इन सारी चीजों में फोर्स अपना रोल प्ले करता है। सो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी बॉडी का, क्या बोला गया है यहाँ, force is the external form of push or pull which produces or tries to produce motion in a body at rest। means force क्या है, force बॉडी जब रेस्ट पे है तो उसे मोशन में लाने का काम करेगा। विच स्टॉप्स और ट्राइज टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, जब बॉडी मूव कर रहा है तो उसे रोकने की कोशिश कर रही है, उसे कंप्लीट स्टॉप कर देगा। नेक्स्ट बोला गया चेंज और ट्राइज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बॉडी का डायरेक्शन को भी चेंज करने में हेल्प करेगा। प्रोड्यूसर्स आर चेंज इन द शेप ऑफ बॉडी, बॉडी के शेप में भी चेंजेस लाता है। तो ये सारे चीज फोर्स के कारण हो रहा है। सो हम लोगों ने फोर्स को क्लासिफाई अगर किया जाए तो ये टू टाइप्स में कंसीडर करते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसे हम लोग फील्ड फोर्सेस भी बोलते हैं। सो कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या है यहाँ, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, etc। इट इज द इट इज दिस प्रोसेस एक्ट बिटवीन बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। मीन्स जब हम लोग, जैसे टेंशन क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, कि जब किसी बॉडी को किसी स्ट्रिंग से, मीन्स एक रस्सी से बांध करके खींचा जाए एफ फोर्स लगा करके, सो इस स्ट्रिंग के बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है जिसे हम लोग टेंशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो जब कोई बॉडी किसी सरफेस के, तो ये स्ट्रिंग से कनेक्ट है बॉडी के साथ, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया टेंशन। अब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन हो जाता है जब कोई बॉडी किसी सरफेस के कांटेक्ट में आएगा तो उस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन होता है। ठीक है, आइदर अगर कोई वर्टिकल वॉल है और उसमें अगर कोई बॉडी कांटेक्ट में है तो उसमें नॉर्मल रिएक्शन सरफेस पे, जिस सरफेस से कांटेक्ट में है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा होगा, विच अपोज द मोशन ऑफ द बॉडी, सो उसका हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बोले। सो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके कांटेक्ट फोर्स का। ये भी देखो, जब तक दो सरफेस के कांटेक्ट में बॉडी मूव नहीं कर रहा होगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये सारे कांटेक्ट फोर्स के एग्जांपल हो गए। नॉन कांटेक्ट फोर्स में बोला गया है, देखो फील्ड फोर्स भी बोला जा रहा है। मींस यहाँ पर एक फील्ड रीजन में जब कोई बॉडी आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिसमें यहाँ पर बोला गया है वेट ऑफ द बॉडी, मीन्स अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू किसी भी बॉडी पे वेट उसका अप्लाई होता है, जो हम लोग mg बोलते हैं। ठीक है। सो ड्यू टू ग्रेविटेशन ये फोर्स क्रिएट होता है, और वो कब होगा, जब बॉडी किसी ग्रेविटेशनल फील्ड के, किसी भी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड पे अगर हम लोग बोले, या फिर किसी भी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड में बोले, तो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई अदर बॉडी आएगा तो वो विदाउट कांटेक्ट उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होना चालू हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू फोर्स होता है, जो किसी भी, हम लोग सुने हैं कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, और लाइक चार्ज मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो इस तरह के फोर्सेस
भी विदाउट कांटेक्ट काम करते हैं। जैसे पॉजिटिव के फील्ड में नेगेटिव चार्ज इन कर गया तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा विदाउट कांटेक्ट। ठीक है, सो ये सारे एग्जांपल्स हैं आपके विदाउट आपका नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के, जहां पर क्या होगा, बॉडी विदाउट एनी एक्चुअल कांटेक्ट में ये फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखें, सो ये सारी चीजों को जब हम लोग बॉडी जो मूव कर रहा है उसके पास वेलोसिटी में चेंजेस होगा, बॉडी रेस्ट से मोशन में आ रहा है, मोशन से रेस्ट में आ रहा है, ये सारी चीजें किसी न किसी एक चीज, एक पॉइंट के रेफरेंस में हम लोग बात करते हैं या फिर किसी सरफेस के रेफरेंस में बात करते हैं। यहाँ पर हम लोग जब आपका न्यूटन ने जब ये थीसिस दिया, अपना लॉ दिया, तो ये सारी चीजें एक फ्रेम के रेफरेंस में ये सारे बातें करते हैं। मींस क्या होता है कि एक ऑब्जर्वर किस पोजीशन पे है, ऑब्जर्वर किस पोजीशन पर है, उस पे हम डिपेंड करता है कि बॉडी का मोशन कैसा होगा। ठीक है, so a frame in which an observer is situated and make his observation is known as his frame of reference। means किस आप ऑब्जर्वर किस फ्रेम में है उस पे बात होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल में अगर हम लोग एक बड़े से बस में मूव कर रहे हैं, सो अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा कंप्लीट फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है, और इसके अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो उस फ्रेम के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एक फ्रेम। तो इसके रेफरेंस में अब इस बस अगर मूव कर रहा है स्ट्रेट पाथ पे, तो कंप्लीट इसके अंदर जितने भी चीजें हैं इस बस के अंदर वो सारे उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। सो एक फोर्स यहां पर काम कर रहा है बॉडी को मूव कराने के लिए। तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में क्या कंडीशन हो रहा है कि बॉडी एक फ्रेम के अंदर, अगर कोई पर्सन है वो अंदर मूव कर रहा है तो उसे बाहर का पता नहीं चलता है, और बाहर से जब हम लोग कोई बॉडी देखते हैं पर कोई ऑब्जर्वर है तो उसे उसका मोशन का डायरेक्शन डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, तो एक फ्रेम माना गया। जैसे कि हम लोग एग्जांपल में बोले तो अगर अर्थ में अगर कोई भी चीज मूव कर रहा है तो हमारा अर्थ हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, एक हम लोग अर्थ की बात करें तो अर्थ जो रोटेट कर रहा है उसके उसके बिहाफ में कोई सैटेलाइट अगर रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो अर्थ हमारा हो गया यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब अर्थ अगर रोटेट करता है अराउंड सन, सन के अराउंड में अगर हम लोग देखें तो अर्थ रोटेट कर रहा है, तो ऑब्जर्वर सन के रेस्पेक्ट में हम लोग बात करते हैं कि अर्थ जो है इलिप्टिकल पाथ पे रोटेट कर रहा है। तो यहां पर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सन को मान लिया जाएगा, अर्थ प्लैनेट्स के मोशन को लेकर के। ठीक है, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस टाइप के हैं, कितने टाइप के हैं, तो दो टाइप के होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक होता है जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है और या रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे जब ट्रेन से हम लोग चलते हैं तो बहुत सारे ट्रीज, जो पेड़ जितने सारे भी होते हैं अगल बगल, वो आपको मूव करते हुए दिखेंगे। आप ट्रेन के अंदर हो तो आपको दिखेगा कि प्लांट्स मूव करते हुए जा रहे हैं, सारे ट्रीज मूव कर रहे हैं, आप रेस्ट पे हो, ऐसा आपको फील होता है। तो और जब हम लोग आउटसाइड दी ट्रेन रहते हैं तो पेड़ के पास सपोज कोई खड़ा है तो उसे क्या दिखेगा, उसे दिखेगा कि ये ट्रेन मूव कर रहा है और आप भी मूव कर रहे हो उसके साथ में। ठीक है, तो इनर्शियल फ्रेम मीन्स क्या हो गया कि बॉडी का पोजीशन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो या फिर आपका रेस्ट में हो, मीन्स बॉडी मोशन में हो या फिर रेस्ट में होता है। ठीक है, इनर्सिया एक वर्ड यहां पर यूज होता है इनर्शियल में, इनर्सिया, इनर्सिया आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टू टाइप्स के फ्रेम है, एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, देख,
सो बोला गया है कि अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं अगर, तो इस मान लीजिए एक फ्रेम लिया और इसके अंदर कोई पर्सन मूव कर रहा होगा या फिर रन कर रहा है या फिर रेस्ट पे है, ठीक है। सो बट ये फ्रेम जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये कंप्लीट रेस्ट पे है या फिर ये कंप्लीट मूव कर रहा है विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा, ओके। तब हम लोग बोलेंगे कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है, which is at rest or which is moving with the uniform velocity along a straight line is called an inertial frame of reference. Inertial frame of reference is also called unaccelerated. Unaccelerated obviously अगर velocity में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो बॉडी अनएसेलरेटेड है, सो अनएसेलरेटेड फ्रेम भी बोला जाएगा, ठीक है, ऑफ रेफरेंस, और न्यूटोनियन और गैलीलियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोला जाता है। क्यों न्यूटन का नाम यहाँ पे लिया जा रहा है, क्योंकि न्यूटन के अकॉर्डिंग जितने भी लॉ थे वो सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए है, ठीक है। तो उन्होंने एक इनर्शियल फ्रेम मान करके, अर्थ को एक इनर्शियल फ्रेम मान करके सारे बॉडी का मोशन को, अर्थ में जितनी भी चीजें मूव कर रही है उसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया और उस पर थ्योरी दिया। उसके बाद अर्थ का जब मोशन पे आया तो सन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना पड़ा, तो न्यूटन के अकॉर्डिंग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम उनके सारे लॉज वैलिड होते हैं, ठीक है। टू मेजर द एक्सेलरेशन ऑफ अ फॉलिंग एप्पल, अर्थ कैन बी कंसिडर्ड एज एन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। सो एप्पल फॉल कर रहा है तो उसका मोशन को हम लोग मेजर करने के लिए या उसके एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए हम लोग अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान लेते हैं। टू ऑब्जर्व द मोशन ऑफ प्लैनेट सन मे बी एज्यूम टू बी एन इनर्शियल फ्रेम। एग्जाम्पल में द लिफ्ट एट रेस्ट, लिफ्ट, अगर लिफ्ट से हम लोग अप डाउन मतलब मीन्स लिफ्ट यूज करते हैं तो उसमें अगर वो रेस्ट पे है तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया। लिफ्ट मूविंग अप एंड डाउन, बट कंडीशन क्या होना चाहिए, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कार मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑन अ स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड में अगर कार भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो भी हमारा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेगा, ठीक है, उसको मानेंगे। इसके बाद आता है आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल ऑब्वियसली अगर इनर्शियल में बोला जा रहा है कि बॉडी का वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और वो आइदर वो रेस्ट पे हो, मींस बॉडी एसेलरेट नहीं कर रहा हो, तो यहाँ पर जब बॉडी एसेलरेट करेगा मींस एसेलरेटेड फ्रेम, जिसको हमने फ्रेम माना, अभी जैसे अर्थ का हम लोग बात कर रहे थे, सो अर्थ रोटेट कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वो अर्थ 365 डेज में 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है। अगर वो 365 की जगह मूव करते 400 में वो कंप्लीट करने लगे, मींस उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है, मींस एसेलरेट हो रहा है वो, ठीक है। और नेक्स्ट 1 ईयर 1 राउंड वो फिर 400, सॉरी रिटार्डेशन हो गया, अगर सपोज वो 350 डेज में 1 राउंड कंप्लीट कर लेता है, फिर नेक्स्ट 1 राउंड वो आपका 350 डेज की जगह और डिक्रीज कर देता है, मीन्स और फास्ट मूव कर रहा है, मीन्स एवरी सेकेंड उसका स्पीड इंक्रीज करते जा रहा है, तो वो एसेलरेट हो गया, मतलब वेलोसिटी चेंज होना। सो वैसे केस में हमारा अर्थ जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा, ठीक है। रेफरेंस आर कॉल्ड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ reference. Newton's law of motion are not applicable in non-inertial frame of reference. ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल होता है। कार मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कार अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, कार मूविंग इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो ये एक एग्जांपल हमारा वहां भी सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है बॉडी का, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया। लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड एंड डाउनवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन, अब लिफ्ट क्या है, सडनली इंक्रीज कर गया उसकी वेलोसिटी, फिर डिक्रीज करके स्टॉप हो जाता है, सो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आ गया, जो प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं लिफ्ट के मोशन को। प्लेन विच इज टेकिंग ऑफ
ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखें। तो ये तो बात थी इनर्शियल का। अब न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है इनर्शियल पे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो फर्स्ट लॉ क्या बोला गया? फर्स्ट लॉ बोला गया है कि बॉडी, कोई भी बॉडी अपना, अगर वो रेस्ट पे है, इज एट रेस्ट, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई। अगर हमने फोर्स नहीं लगाया तो ये बॉडी रेस्ट पे ही रहेगा। जैसे ही आपने फोर्स लगाया, सो ये बॉडी मोशन में आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड बोला गया कि कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, ऑलरेडी मोशन में है, ठीक है, तो इसे अगर हमें रेस्ट पे लाना है, सो रेस्ट पे ये तब आएगा जब हम लोग इसके अगेंस्ट में फोर्स लगाएंगे और ये स्टॉप हो जाए, रुक जाए। ठीक है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोला गया कि according to this law a body continues to be in its state of rest or uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some external force। जब तक कोई external force ना लगे to change the state। क्या external force क्या कर रहा है? change the state। हम लोग force के बारे में भी ये जाने कि force cause बन जाता है किस चीज का? बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। सो वो सारी चीजें यहाँ पर वैलिड है। सो ये जो स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन जो बोलते हैं उसको हम लोग इनर्शिया में, इनर्शिया बोलते हैं। सो इसलिए ये लॉ को हम लोग एक और नाम दिया गया, हम लोगों ने नाम दिया, दैट इज इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है। सो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक मेजर बाय द, इनर्शिया क्या होता है? देखो यहाँ बोला गया है कि द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय द मास ऑफ द बॉडी। बॉडी के मास के भी आप में मेजर करते हैं। द हैवियर द बॉडी द ग्रेटर द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इस स्टेट। ऑब्वियसली अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है, लार्ज मास वाले बॉडी और स्मॉल मास वाले बॉडी में, ऑब्वियसली इस बॉडी को अगर मूव कराना है तो हम लोग बोलेंगे सपोज ये 100 kg हो गया और ये 1 kg है, तो इसमें जितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा इसे मूव कराने के लिए, उससे ज्यादा अमाउंट ऑफ फोर्स इस, उससे बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा स्मॉल मास को मूव कराने के लिए, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इनर्शिया। तो इनर्शिया थ्री टाइप्स के हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स हो गया कि बॉडी अपनी रेस्ट, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो वो मेंटेन करता है अपना स्टेट को, रेस्ट पे ही रहने का। सो इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। इनएबिलिटी है मीन्स क्या हो रहा है कि बॉडी अपना स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, उसे मोशन में लाने की एबिलिटी नहीं है। दिस मीन्स अ बॉडी एट रेस्ट remains at rest and cannot start moving by its own। अपने आप से मूव नहीं कर सकता। ठीक है। inertia of motion, it is the inability of a body to change itself, its state of uniform motion, that is a body in uniform motion can neither accelerated nor retard by its own। मीन्स अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी ना इंक्रीज कर रही है ना डिक्रीज कर रही है, उसमें वो एबिलिटी नहीं होगा अपने वेलोसिटी को चेंज करने का। ठीक है। सो उसे हम लोग बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन। वो मेंटेन करता है अपना इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ मोशन मींस बॉडी मेंटेन करता है अपना स्टेट ऑफ मोशन को। ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉडी अपना डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकता, उसे मेंटेन रखता है, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो ये थ्री टाइप्स ऑफ इनर्शिया है। ओके।
नेक्स्ट आता है हमारा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या है? लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन अ बॉडी। क्वांटिटी ऑफ मोशन मींस मोशन कितने अमाउंट में जा रहा है, बॉडी फास्ट मूव कर रहा है, बॉडी के चेंजेस कितनी है। इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के इक्वल है, दैट इज पी इक्वल्स टू एम बी। देखो क्या होगा जब कोई बॉडी जिसकी मास m है और ये अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब अगर हम लोग कंपेयर करते हैं, सपोज हम लोग एग्जांपल में ले तो एक एलिफेंट मान लीजिए, अगर हम लोग लेते हैं, बहुत उसके मास ज्यादा है। एक एलिफेंट हो गया और एक छोटा सा कोई एक रैबिट ले लेते हैं, ठीक है। अब एलिफेंट रन कर रहा है और एक रैबिट रन कर रहा है, आपको सबसे ज्यादा डर किससे लगेगा? तो ऑब्वियसली एलिफेंट अगर चल भी रहा होगा, उसकी वेलोसिटी कम होगी, मीन्स उसका मास काफी ज्यादा है और वेलोसिटी बहुत कम है, तो भी इम्पैक्ट जो है आपको एलिफेंट से ज्यादा फील होगा और रैबिट से कम। ओके, सो दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, कि वो मास और वेलोसिटी को प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, कि किसी भी बॉडी के पास मास है और उसे वेलोसिटी दे दिया जाए तो उसमें जो मोमेंटम डेवलप होगा। ओके, सो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये वेक्टर p इज इक्वल टू एम बी। ओके, यूनिट की अगर बात करें, यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? यूनिट मास का हो गया केजी और वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे न्यूटन सेकेंड लॉ। अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है? सेकेंड लॉ बोलता है कि बॉडी को अगर वेलोसिटी दे दिया जाए, बॉडी को अगर वेलोसिटी दे दिया जाए तो उसके पास मोमेंटम आ जाएगा। अब अगर वो वेलोसिटी में चेंजेस कर दिया जाए तो उसके मोमेंटम में चेंजेस हो जाएगा। सो सेकेंड लॉ उसी मोमेंटम के चेंजेस पे बात करता है कि द चेंज इन मोमेंटम, वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो किसी भी बॉडी का मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से होता है। मींस विदाउट एक्सटर्नल फोर्स किसी भी बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। सो बोला गया है कि द अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट, क्या बोला जा रहा? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस चेंज इन मोमेंटम रेट मींस टाइम के रेस्पेक्ट में, बाय टाइम, change in momentum by time of a body is directly proportional to the external force applied। देखो यहाँ एग्जाम्पल में अगर हम लोग लेते हैं, कोई एक बॉडी है जिसका मास m है और इसके पास सपोज इनिशियल वेलोसिटी कुछ था u, और ये u वेलोसिटी से कंटिन्यूअस मूव कर रहा था। सडनली क्या हुआ, हम लोगों ने एक फोर्स इस पे लगाया F। एफ फोर्स लगाने से क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने फोर्स लगाया, तो ये बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब वेलोसिटी इंक्रीज करने में टाइम टी लगा। सो बोला गया कि इनिशियल मोमेंटम जो इस बॉडी के पास था दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, और यहां पर फाइनली जो मोमेंटम आया, सो दोनों तो डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिफरेंट हो गया है, मास तो सेम है। तो चेंज इन मोमेंटम, ये जो मोमेंटम चेंज हुआ, ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, एंड दिस and this change takes place always in the direction of the
फोर्स अप्लाइड, जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंजेस आएगा। ठीक है, तो अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के आएगा, और यहां पर न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग बोला गया कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के की वैल्यू 1 है। So F is equals to simply delta P by delta T, means change in momentum P final minus P initial by T। जो डेल्टा टी यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक में चेंजेस होने में जो हम लोगों ने टाइम लिया वो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी ले लिया। ठीक है, सो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम जो है वो फोर्स के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं इस मोमेंटम इनिशियल और फाइनल का, तो हम लोग बोलेंगे ये हो गया F इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू बाई टी। जहां m को कॉमन ले लिया जाए तो ये v माइनस यू बाई टी हो जाता है। अब काइनेमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो ये f जो है हमारा वो बन जाता है F इज इक्वल टू एम ए मास इंटू एक्सेलरेशन। जो एक्सटर्नल फोर्स है वो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाता है। ठीक है, सो सेकेंड लॉ के बाद हमारा बोला गया थर्ड लॉ। तो थर्ड लॉ में न्यूटन के अकॉर्डिंग बोला गया कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाए, जैसे कि किसी वॉल पे एक बॉल जा करके हिट करता है तो ये जब हिट करेगा तो ये इस पे एफ फोर्स लगाएगा। जब एफ फोर्स लगेगा तो बोला गया कि वॉल जो है वॉल भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अगेंस्ट में लगाएगा, अपोजिट डायरेक्शन। इसको हम लोग माइनस एफ ले सकते हैं अगर एफ इस डायरेक्शन में, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, क्या बोला गया? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होगा। दैट इज द फोर्सेस ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। अगर इसने एक्शन किया इधर, ये फोर्स एक्शन वाला हुआ तो ये रिएक्शन वाला हो जाएगा। ठीक है, आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। सो ये था हमारा थर्ड लॉ। इसके बाद आता है आपका इंपल्स। इंपल्स क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करते हैं, सो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है कि जब कोई बॉडी आपका मूव कर रहा है विथ सम वेलोसिटी यू, मान लो मास एम, तो आफ्टर सम टाइम इसका वेलोसिटी अगर आपका चेंज हो गया, सो चेंज इन मोमेंटम जो है वो आपका पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड इज इक्वल टू फोर्स के इक्वल है। ये न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग बोला जाता है। सो यहां पर जो फोर्स इंपैक्ट डाल रहा है वो फोर्स, अगर हम लोग बोले कि चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, सो ये फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। ठीक है, अब ये वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं डेल्टा टी। अब ये स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है जो कि यहाँ इंटीग्रेट करने से आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं समेशन। इस तरह से भी आप बोल सकते हो डेल्टा पी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ, जो कि एवरेज फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, इनटू टाइम हो जाता है। ठीक है, यही एक्सप्रेशन हमारा कन्वर्ट हो जाता है डेल्टा पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेल्टा टी। अब इसमें जो ये एक्सप्रेशन जो आपको दिख रहा है एवरेज फोर्स इनटू टाइम, ये आपका इंपल्स कहते हैं। इसी को हम लोग इंपल्स कहते हैं। और एक तरह से बोला जाए तो इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के भी इक्वल होता है, जहां पे ये फोर्स एवरेज हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोला गया है इंपल्स के बारे में? इंपल्स इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल, रेदर इट इज अ मेजर ऑफ द डिग्री टू विच एन एक्सटर्नल फोर्स चेंजेस द पार्टिकल्स मोमेंटम। ये क्या बताता है? इंपल्स बताता है कि पार्टिकल्स का मोमेंटम में कितना चेंजेस हो रहा है विद
इम्पैक्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए इंपल्स को भी वेक्टर क्वांटिटी बोला जा रहा है। हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व। एरिया अंडर द फोर्स टाइम कर्व का कहने का मतलब है कि अगर हम फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं, तो सपोज कोई ग्राफ हम लोगों ने बनाया, तो इसका एरिया जब आप निकालोगे किसी एक पर्टिकुलर इंटरवल पे, सो ये सेक्शन जो होगा वही हमारा इंपल्स कहलाएगा, चेंज इन मोमेंटम कहलाएगा, जो कि फोर्स और टाइम के इक्वल होगा। ठीक है, या फिर चेंज इन टाइम यहां से ले लो, T1 इसको ले लेते हैं, T2 इसको ले ले, तो ये हो जाता है फोर्स इंटू T1, T2 माइनस T1, दैट इज डेल्टा T। इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल एरिया हम लोग का निकल जाएगा। और इम्पल्स सेम आपका यूनिट की बात करें तो जो मोमेंटम का होता है केजी मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन ये यूनिट था आपका। और डायमेंशन की बात करें तो ये हो जाएगा MLT-1। ठीक है, और सो ये था आपका इम्पल्स, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पल्स को जे से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये इस तरह से हो जाएगा। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। सो in a particular crash test, the car of mass 1500 kg collides with the wall, means कार को हम लोग क्रैश करवा रहे हैं एक वॉल से। ठीक है, कार को हम लोग क्रैश करवा रहे हैं एक वॉल से। ठीक है, अब ये वॉल में जाके कोलाइड करेगा, इसकी मास दी गई है 1500 kg। ओके, collide with the wall, the initial and final velocity of the car are v1 vi इनिशियल, v इनिशियल हो गया आपका -15.0 i। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और कॉलिजन के बाद फिर ये वापस रिटर्न आएगा, सो फाइनल वेलोसिटी इसका हो गया 5.00। देखो, एक माइनस और एक प्लस दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि इस हम लोग अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लें तो इधर एक्स होगा इधर वाई हो जाएगा। सो हम लोग देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड जा रहा है, सो नेगेटिव लिया गया, और राइट साइड वापस आ रहा होता तो पॉजिटिव लिया जाता। सो और एक्स के अलोंग में ही है ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5.00 i मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इफ द कॉलिजन लास्ट 0 मीन्स कॉलिजन होने में जितना टाइम लगा, मीन्स वेलोसिटी को चेंज होने में जितना टाइम लगा, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0.150 सेकेंड बोला जा रहा है। फाइंड द इम्पल्स कॉज बाय द collision and the average force exert of on the car। इम्पल्स पूछा जाता है, इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम। सो डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल क्या है, सो मास इंटू वी फाइनल माइनस मास इंटू वी इनिशियल। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, मास कॉमन ले लिए। वी फाइनल क्या है, वी फाइनल है 5.05 ले लेते हैं, माइनस वी इनिशियल क्या है -15। ठीक है, वी फाइनल -15। सो ये हो गया, मास की वैल्यू पुट कर देते हैं 1500 kg इंटू 15, ये 20 आ गया, तो ये हो गया 15 टू गया 30,000 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हुआ, तो इम्पल्स हमारा यही हमारा इम्पल्स हो गया, जे से रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, तो आई के ही अलोंग में होगा ये।
अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, इम्पल्स कॉज बाय द कोलिजन एंड द एवरेज फोर्स। अब हम लोग जान रहे हैं कि हमारा जो इम्पल्स है मींस चेंज इन मोमेंटम है, वो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डेल्टा टी। अगर आपको एफ फाइंड करना है एवरेज एवरेज फोर्स, तो आपको डेल्टा पी बाय डेल्टा टी करना होगा, टाइम से डिवाइड हो जाएगा। सो डेल्टा पी का वैल्यू आ चुका है हमारा 30,000 बाय टाइम कितना दिया गया है, टाइम बोला जा रहा है 0.150 सेकेंड। तो सॉल्व किया जाए, फोर्स है तो न्यूटन में आ जाएगा, पॉइंट हटाए इंटू 1000, 15 टू जा, सो ये हो गया 2 न्यूटन। मीन्स ये आ जाएगा 2 × 10⁵ न्यूटन एवरेज फोर्स। ये हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, सो क्या पूछा गया था, फाइंड द इम्पल्स। सो इम्पल्स हो गया चेंज इन मोमेंटम के इक्वल, और हमारा एवरेज फोर्स जो होगा वो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इम्पल्स को टाइम से हम लोग डिवाइड कर दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अ बॉडी ऑफ मास m 1 kg फॉल्स फ्रॉम अ हाइट h 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। मीन्स किसी 1 kg मास के बॉडी को हम लोग गिरा रहे हैं 20 मीटर की हाइट से। हाइट कितना है, 20 मीटर। ठीक है, ग्राउंड लेवल। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चेंज इन मोमेंटम। टोटल चेंज इन मोमेंटम, देखो यहाँ ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब ये यहाँ कोलाइड करेगा तो ये अपना मैक्सिमम वेलोसिटी से कोलाइड करता है। हम लोग जान रहे हैं कि हाँ, वर्टिकल मोशन में जब ये कोलाइड करेगा ग्राउंड से तो मैक्सिमम वेलोसिटी, और वी मैक्स का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए बोला गया है v इज इक्वल टू √2gh। ठीक है, सो हाइट तो हमारे पास है ही, सो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, वेलोसिटी 0 है तो 0 हो जाएगा, और फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, सो m इंटू √2gh। चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है, सो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम हो गया हमारा डेल्टा पी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। ठीक है, सो पी फाइनल m √2gh -0। चलो वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 kg इंटू √2 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लेते हैं, और हाइट हमारा 20 मीटर, जी बोला गया है 10 लेने के लिए। सो ये हो गया 400 टू 2 जा 4, 400 का रूट आया 20। सो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम हमारा हो गया 20 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है, स्ट्राइक द ग्राउंड, व्हाट इज द corresponding एवरेज फोर्स एक्सपीरियंस बाय इट। corresponding एवरेज फोर्स कितना होगा, तो एवरेज फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। ठीक है, सो डेल्टा पी हो गया हमारा m√2gh बाई टी। सो अब इसे मैक्सिमम हाइट से मोमेंटम चेंज हुआ तो चेंज होने में टाइम लगा, और वो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सो यहाँ आप देखोगे काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, से s हो गया हमारा हाइट h, u 0 है, u t, तो t u 0 हो गया, तो ये बच गया प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन g
इंटू टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, एच इज इक्वल टू आ गया। तो यहाँ से टी का वैल्यू आ जाता है रूट अंडर 2h/g, रूट अंडर 2h/g आ जाता है। सो टाइम का वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 2h/g कर दें, तो ये हो जाएगा m रूट अंडर 2gh/2h/g इंटू जी हो जाएगा। सो 2h कैंसिल, बच गया g बाहर आ गया। सो हमारा एवरेज फोर्स जो है वो mg के इक्वल होगा। मीन्स अभी तक बॉडी जो मूव कर रहा था, जीरो से वेलोसिटी मैक्सिमम आया, मोमेंटम चेंज हुआ, वो सारा चीज mg फोर्स मीन्स वेट ऑफ द बॉडी के कारण ऐसा हो रहा है। ऑब्वियसली अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल पुल फोर्स के कारण, तो वही उसके वेट के इक्वल है, दैट इज mg। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। एन आयरन बॉल ऑफ मास 50 gram falls from height h1 and 5 meter and rises up h2 3.2 meter after colliding with the horizontal surface. If the time of contact of the glass half each, delta t equals to 0.02, टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है। फाइंड द एवरेज कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सर्ट ऑन द बॉल बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स। हम लोग को एवरेज हॉरिजॉन्टल कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। सो क्या बोला जा रहा है, एक आयरन बॉल को हम लोग किसी हाइट से ड्रॉप किए और ये कोलाइड कर रहा है, 5 मीटर हाइट से इसको ड्रॉप किया, हाइट h1 ले लेते हैं, तो h1 से ये कोलाइड किया, जब ग्राउंड में कोलाइड कर गया तो फिर ये अप जाएगा, और अभी जो अप गया है वो सेम हाइट नहीं जा करके h2 हाइट पे गया है, ठीक है। सो इस कंडीशन में यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के लिए डेल्टा टी बोला जा रहा है 0.02 सेकेंड। ये क्वेश्चन है, मास गिवन है 50 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग अगर एवरेज फोर्स की बात करें तो वो हमारा चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम हम लोग ले सकते हैं। सो इनिशियली अगर ये v1 वेलोसिटी से जा रहा था, मान लीजिए v1 वेलोसिटी से जाएगा और फिर अप जाएगा ये v2 वेलोसिटी। सो यहाँ पर भी अगर हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं x और y, सो देखो यहाँ पर v2 अप जा रहा है, v1 डाउन जा रहा है, तो v1 को नेगेटिव ले लेंगे। यहाँ पर मोमेंटम जो होगा वो इनिशियल मोमेंटम जो हम लोग बात करें p इनिशियल, तो m1 v1 हो जाएगा। और किसके अलोंग में, y एक्सिस है तो j हम लोग ले सकते हैं वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग देखें तो, ठीक है। और p फाइनल क्या हो जाता है, p फाइनल हमारा हो गया m1, m1 क्या, मास तो सेम है, एक ही बॉल है, मास हम लोग सेम ले लेते हैं। सो mv2 j, बट ये v2 अप है, v1 डाउन है, तो v1 को हम लोग यहाँ पर नेगेटिव लेंगे, ठीक, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। सो चेंज इन मोमेंटम जिसे हम लोग इम्पल्स बोलते हैं, p फाइनल माइनस p इनिशियल हो जाएगा। सो p फाइनल mv2 माइनस माइनस mv1, ठीक है, j के फॉर्म में। तो ये हो गया m कॉमन ले लिए, v2 प्लस v1 j, डेल्टा p आ गया हमारा, ठीक है। ये तो हो गया मोमेंटम। अब यहाँ पर फोर्स की बात करें तो एवरेज फोर्स जो होगा वो हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेक, वेक्टर फॉर्म में। मैग्नीट्यूड में भी हम लोग इससे रखेंगे, एक ही डायरेक्शन y के डायरेक्शन में मूव कर रहा है वर्टिकली। सो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा एवरेज फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम के इक्वल है, ठीक है।
सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग V1 और V2 गिवन है क्या? नहीं, गिवन नहीं है, हाइट गिवन है। देखो, जब ये H1 हाइट से आ रहा था तो कोलाइड करेगा V1 वेलोसिटी से, तो ये V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? V1 का वैल्यू हो जाएगा √2GH1। अब ये मैक्सिमम हाइट H2 तक गया है कोलिजन के बाद, तो V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? V2 का वैल्यू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी के हिसाब में, वो भी √2GH2 हो जाएगा। एक हो गया H1 और एक हो गया H2। ठीक है, जिसमें टाइम आपका डेल्टा टी है। सो पुट कर दिया जाए वैल्यू, एफ एवरेज जो हमारा है m √2GH1 प्लस √2GH2 हो जाएगा बाई डेल्टा टी, या टाइम हम लोग बोलेंगे। ठीक है, टाइम ऑफ कोलिजन हम लोग बोलेंगे। तो ये हो गया, मास है आपका 50 ग्राम, 50/1000 इंटू √2GH1। सो 2 × 10 इंटू H1 का वैल्यू 5 हो गया, प्लस √2 × 10 इंटू H2 3.2। ठीक है, बाय डेल्टा टी 0.02 सेकेंड। ओके, क्या आ जाएगा? ये तो कैंसिल आउट, 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दिए, 5/2 इधर आ गया, ये 100 इस 0.02 से मल्टीप्लाई किए तो 2 आ गया। रूट अंडर ये हो गया, √5 2 × 10 इंटू 10 100, 100 का रूट डायरेक्ट बाहर हम लोग कर दे, सो ये आ जाता है 10, प्लस इधर 3.2 को 10 से मल्टीप्लाई किए, 32 × 2 64, 64 का रूट आ गया 8। सो हमारा वैल्यू आ जाता है 1845 न्यूटन। सो फोर्स, एवरेज फोर्स जो है वो 45 न्यूटन हो जाएगा, जो इसमें पूछा जा रहा है। एवरेज कांटेक्ट फोर्स एक्सर्ट ऑन द बॉल बाय द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो बॉल जब कोलाइड करेगा तो फोर्स जो उसमें लगा रहा है वो 45 न्यूटन का अप्लाई कर रहा है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में भी अगर लोगे तो जे के ही अलोंग में आपको रखना होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो आई थिंक इज ओवर। सो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से, और भी सारे नए नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे।